सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में सभी शुद्धि दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करने जा रहा हूं कि सारा खेल आपकी जीवनी शक्ति का है। दोबारा कहूँगा कि सारा खेल आपकी जीवनी शक्ति का ही है। हमारे यहाँ के नगर सेठ मर गए। पास में एक दूसरा टाउन है, वहाँ पर दूसरे नगर सेठ मर गए। आज खबर आ रही है कि टीवी पत्रकार रोहित सरदाना जी सिधार गए। आखिरकार हम किस युग में जी रहे हैं? हमें बड़ा नाच था कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। बड़ा नाच था। हम अत्याधुनिक हैं, हम साइंस के युग में जी रहे हैं, सबसे अच्छी पोजीशन में जी रहे हैं। और शर्म तब आती है जब हमें पता चलता है कि एक डेंगू के मरीज को MBBS MD डॉक्टर ठीक नहीं कर पाए, मलेरिया के रोगी को MBBS और MD डॉक्टर ठीक नहीं कर पाए, और मरीज मर गया। मरीज मरा तो मरा, मलेरिया में 2 लाख रुपए लग गए, डेंगू में 2 लाख रुपए लग गए। बड़ी टेक्निक है। खून की जांच होगी, आपका एक्सरा होगा, आपके और भी तमाम ऐसी जांचें जिन जांचों की आवश्यकता नहीं है, पर वो होगा। पूरा बेड ही 2-3 हज़ार रुपये का आएगा, लेकिन 3 दिन में पूरे बेड की कीमत आपको देनी पड़ेगी। हम बड़े होशियार हैं ना। जैसे ही कुछ होता है, फट से कार या वैन से पहुंच जाते हैं किसी अस्पताल। किसी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और यह कि हम पैसे वाले हैं, हम तो इलाज करा ही लेंगे, हम तो बच ही जाएंगे। क्या मिलता है? अब एक गरीब आदमी है बेचारा, वह अस्पताल कैसे जाए? जाएगा तो सरकारी अस्पताल जाएगा। तो सरकारी अस्पताल में जाएगा तो आप भी जानते हैं कि कैसी दवा मिलती है। कहने की बात नहीं है, दुनिया जानती है वहाँ क्या मिलता है। और जो दवा वहाँ लिखी जाती है तो लोगों से कह दिया जाता है कि आप बाहर से दवा खरीद लें। और बाहर, हॉस्पिटल के बाहर कई मेडिकल स्टोर होते हैं जहाँ से दवा खरीदी जाती है। उसमें भी एक बड़ा खेल कि दवा की एक्चुअली कीमत कुछ और होती है, मिलती कुछ और है। डॉक्टर साहब की तनख्वाह कुछ और है और डॉक्टर साहब की हैसियत कुछ और है। सरकार कहती है कि प्राइवेट जो प्रैक्टिस करेंगे सरकारी डॉक्टर तो दंडनीय होगा। आज तक किसी को दंड मिला कोई? अभी क्राइम तक मैंने न्यूज़ देखी, 1 सैकड़े से अधिक कत्ल करने वाला डॉक्टर कोरोना के नाम पर कत्ल करता रहा और अंगों को निकाल कर बेचता रहा। अब उसको गिरफ्तार किया गया है। इतने सारे लोगों को मारने वाला डॉक्टर अब गिरफ्तार हुआ है और गिरफ्तार होने के बाद वो जेल जाएगा, जिसमें 2-4 साल 5 साल वो केस लड़ेगा। फिर उसको
हो सकता है कि आजीवन कारावास हो जाए, तो पूरी ज़िंदगी वो जेल में बिताने की बात है। हो सकता है कि आधी ज़िंदगी जेल में रहने के बाद में छोड़ दिया जाए। अगर चलो उसको फांसी भी सुना दी गई, फांसी की सज़ा अगर उसको सुना दी गई तो वो अपील करेगा, उससे बड़ी अदालत में जाएगा। हो सकता है वहाँ उसकी सज़ा कम हो जाए, और ये भी हो सकता है कि वो सज़ा बरकरार रहे, तब वो फिर उससे बड़ी अदालत में जाएगा। और ऐसा करते करते 20 साल गुजर जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट तक मामला तब जाएगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लो उसको फांसी की सज़ा सुना दी, तब क्या होगा? तब वो है दया याचिका, पुनर्विचार याचिका डालेगा। इसके बाद वो दया याचिका लगाएगा महामहिम राष्ट्रपति के पास में। वो भी याचिका वहाँ 2-4 साल लंबित पड़ी रहेगी। लंबित रहने के बाद में हो सकता है, मान लिया हमने कि राष्ट्रपति महोदय भी उसकी फांसी की सज़ा को बरकरार रख देते हैं, इसके बाद भी वो अपील करेगा। कहीं कोई राजनीतिक कारण फंसेगा, कहीं कुछ होगा। बहुत चांसेज हैं कि इस मुकदमा के दौरान में लड़ते लड़ते 20-25 साल में वह अपनी स्वाभाविक मौत मर जाए। हो सकता है कि उसको फांसी हो भी, अगर 25 साल बाद उसको फांसी होती भी है तो इन बेचारे पीड़ितों का, जिनका उसने कत्ल किया, जिस घर में एक आदमी का कत्ल किया तो वहाँ पर 4 बच्चे अनाथ हुए, पत्नी उसकी अनाथ हुई, ऐसी सैकड़ों पत्नियाँ और हजारों बच्चे अनाथ हो गए। उनको क्या न्याय मिलेगा? मैंने एक वीडियो डाला था इस महामारी के संबंध में, तो यूट्यूब ने उसको डिलीट कर दिया। बहुत सारे लोग सीधे सीधे वही नाम ले करके और वीडियो बना रहे हैं, लोगों के वीडियो चल भी रहे हैं और डिलीट भी नहीं हुए हैं। यूट्यूब को मुझसे पता नहीं पर्सनली क्या दुश्मनी थी, उसने कहा कि आप कम्युनिटी गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं और आप गलत बता रहे हैं, जबकि उसी नुस्खे के द्वारा मैं 15 से ज़्यादा लोगों को स्वस्थ कर चुका हूँ। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, कोई नहीं मरा। अब बात यह है कि जब तक हम भारतीय परंपराओं का अनुसरण नहीं करेंगे और केवल डॉक्टर और अस्पताल के पीछे भागेंगे तो प्राणों की रक्षा कैसे होगी? इस महामारी को आए 1 साल से ज़्यादा हो गया है और अब ये कहा जा रहा है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ये नया टंटा खड़ा कर दिया गया। अब अगर योगी जन कहते हैं कि प्राणायाम करो, अनुलोम विलोम करो, भस्त्रिका करो, है ना, कपालभाति करो, जिसमें एक नए पैसे का खर्चा नहीं है, प्राकृतिक डाइट को अपनाएं जिसमें कोई अतिरिक्त खर्चा नहीं है, तो हम भी तो इतने हैं कि हम भी क्या करते हैं कि हमको बर्गर खाना है, हमको चाउमीन खाना है, हमको पिज्ज़ा खाना है, हमें फास्ट फूड खाना है, हमें प्राकृतिक भोजन करना नहीं है। जब प्राकृतिक भोजन हम करेंगे नहीं तो स्वास्थ्य कैसे ठीक रहेगा? याद रखें कि वह जिसको आप बड़े चाव से, स्वाद से खाते हैं, वो एक दिन में आपको नहीं समझ में आता है कि आपको नुकसान कर रहा है, और जब समझ में आता है तब फिर पूरे खानदान को समझ में आ जाता है कि फला व्यक्ति बीमार पड़ा, कोई दवा काम नहीं कर रही है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है।
मैं तो यही कहूँगा कि कम से कम अपने आप को संभालो और ऐसे खतरनाक संकटमय वातावरण से अपने आप को निकालना है तो प्राकृतिक जीवन शैली अपनाएं, भारतीय जीवन शैली अपनाएं। और मैं देखो, चूँकि मेरा एक वीडियो डिलीट हो चुका है, तो मैं अब YouTube पर कुछ ऐसा नहीं कहने वाला हूँ जिससे कि मेरा दूसरा भी वीडियो डिलीट हो या मेरे चैनल को कोई नुकसान हो। बड़ी मेहनत की है मैंने और बहुत सारे लोगों को मैंने लाभ पहुँचाया है। तो मैं YouTube से यही कहूँगा कि वैसे मेरे वीडियो में कोई गलती नहीं है, आप चाहें तो मेरा वीडियो वापस कर दें। मैं आज अपील करने वाला हूँ, देखो क्या होता है। स्वस्थ रहना है, लंबा जीवन जीना है, अपने आप को बचाएं, अपने आप को सेव रखें, भारतीय जीवन शैली को अपनावें। और एक ही परमात्मा है जो हर परिस्थिति से निकालता है, इसलिए आस्तिकता के साथ बने रहें, उस परमात्मा को याद करते रहें। इस जीवन का वैसे भी कोई भरोसा नहीं होता है। इतने सारे लोगों के जाने के बाद मैं ये कह रहा हूँ कि जीवन का कोई भरोसा नहीं। फिर भी अगर जो भगवान के भक्त हैं और जो नैतिकता के साथ चल रहे हैं, अवश्य ही वह बचेंगे। तो बाबा जय गुरुदेव तो पहले ही कह गए थे कि बड़ा बुरा समय आने वाला है, महामारियाँ आएंगी, बीमारियाँ आएंगी, शाकाहार को अपना लो। कब कह गए थे और हमने आज तक नहीं समझा। आज मुझे एक जगह बारात में जाना था, मेरे सगे परिवार की शादी थी और चूँकि वो कानपुर में हो रही थी, कानपुर में तो इतना ख़राब माहौल चल रहा है। और मैंने पता भी किया कि जहाँ बारात जा रही थी तो उसी जगह के हमारे एक परिचित थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके यहाँ माहौल क्या है। तो उन्होंने बताया कि जहाँ पर बारात आ रही है जिस गेस्ट हाउस में, उस गेस्ट हाउस के आसपास 4 लोग मर गए हैं और कम से कम काफ़ी लोग अभी इन्फेक्टेड हैं। तो मैंने वहाँ जाने का विचार छोड़ दिया। आप लोग भी पनीर के चक्कर में, पुलाव के चक्कर में अपने स्वास्थ्य को नुकसान न पहुँचावें। जीवन आपका रहेगा तो मिलना जुलना सब कुछ होता रहेगा। जो आपके नाते रिश्तेदार हैं रुष्ट हो जाएंगे तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लोगे तो वो आपको माफ़ भी कर देंगे, लेकिन आप रहोगे ही नहीं अगर, तो माफ़ी कौन मांगेगा और माफ़ कौन करेगा। अच्छा रहे कि आप लोग बारातों से भी थोड़ा सा दूरी बना लें अब, क्योंकि वहाँ पर कितना भी आप करोगे तो सोशल डिस्टेंसिंग तो हो ही नहीं पाएगी। लोग ध्यान भी नहीं रखते हैं और जब तक अपने ऊपर आपको बीतती नहीं तब तक कोई ध्यान नहीं रखता। जब बीतने लगती है तो कोई बचाने भी नहीं आता। वही आपके परिजन जिन्होंने बड़े प्रेम से आपको निमंत्रण में बुलाया था, अगर आप इन्फेक्टेड हो गए तो आपको देखने नहीं आएंगे। अगर मर गए तो आपकी लाश तक को देखने कोई नहीं आएगा। ये तो आज का कैरेक्टर बन गया है। लोगों को डर होता है कि कहीं मुझे भी ना हो जाए। तो भाई पहले से ही अपने जीवन का आप उपचार करें, अपने जीवन को बचाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरिओम। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।